हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल समझो फिजिक्स में। तो पढ़ाई कैसी चल रही है स्टूडेंट्स? आई होप पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो अब सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आपको आई थिंक पता है कि वेक्टर एनालिसिस अब हमें करना है। और अब तक हम डायमेंशन एनालिसिस और एरर मेजरमेंट्स कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो रिलेटेड है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस का मतलब बेटा होता है सदिश विश्लेषण। ठीक है, तो जनरली हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो स्केलर और वेक्टर टर्म्स में जनरली क्लासिफाई की जाती हैं। तो आज स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस थोड़ा हम देखेंगे और स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर्स कुछ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और वेक्टर का रिजोल्यूशन किस तरह से करते हैं, वियोजन किस तरह से करते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वरना लेक्चर्स मिस होते रहेंगे, वीडियो नहीं मिल पाएगा। ओके, तो माई सेल्फ गौरव कुमार, लेक्चरर फिजिक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। स्वागत है आपका फिर से। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अब फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करें, भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन का मतलब है उनके प्रकार के बारे में बात करें। बात मैं मूलभूत और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज की नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। सम क्वांटिटीज आर स्केलर। स्केलर हिंदी में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं बच्चे अदिश राशि। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होती है। दूसरा होता है वेक्टर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि जिसमें दिशा होती है। तो यानी कि दिशा के बेसिस पे हम, डायरेक्शन के बेसिस पे हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर देते हैं। सम आर स्केलर एंड सम आर वेक्टर। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी याद रखने की कोशिश कीजिए, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों से मैं बात कर रहा हूँ। तो स्केलर अदिश है और सदिश वेक्टर है। इनका अगर डिफरेंस हम लोग देखें, थोड़ा टेबुलर फॉर्म में से हमने किया है, थोड़ा समझेंगे। देखो बच्चों, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि का मापन किया जाता है, जब भी हम मेजर करते हैं, तो ऑब्वियस बात है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो आपको मिलेगा ही। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसको हम बोलते हैं परिमाण। परिमाण का मतलब होता है कि पर्टिकुलर उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे मैं कहूँ कि आपने किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा ना। जैसे 5 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर। हम कहे फोर्स आपने कहीं अप्लाई किया 2 न्यूटन, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अब फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली ही है, मापन है तो परिमाण है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज तो बिना डायरेक्शन की ही एक्सप्लेन हो जाती है और कुछ क्वांटिटीज को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो क्वांटिटीज केवल मैग्नीट्यूड जिनके पास हो उनसे एक्सप्लेन हो, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्शन मतलब दिशा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर। ठीक है, स्केलर यानी कि सिंपल नंबर की तरह ही हम उनको ट्रीट करते हैं। जैसे सिंपल मैथमेटिक रूल हम अप्लाई करते हैं ना नॉर्मल नंबर्स के लिए, हमने कहा 2 + 3 तो 5, एक सिंपल मैथमेटिक रूल्स की हेल्प से हम उसको सम करते हैं। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि मैग्नीट्यूड तो है ही, क्योंकि मेजर है तो मैग्नीट्यूड तो है, परिमाण जरूर है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें डायरेक्शन भी होती है। अब जब डायरेक्शन होती है तो वो कहलाएगा आपका वेक्टर। ओके, सदिश यानी कि डायरेक्शन उसमें है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे कब हम कहें, कैसे पता चले हमें डायरेक्शन है, कैसे पता चले डायरेक्शन नहीं है। कई बार हम याद भी कर लेते हैं सीधा कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वांटिटी डिस्टेंस है, स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है। लेकिन उसको थोड़ा सिग्निफिकेंस कई बार हम मिस कर जाते हैं। तो आज वो सिग्निफिकेंस पूरा क्लियर कराऊंगा, अच्छे से समझिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा अभी पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अब जो स्केलर क्वांटिटीज है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हम एक वर्क की बात करें तो वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वर्क का वैल्यू आपको पॉजिटिव भी मिलता है जनरली। और 180 डिग्री के एंगल पे जब होता है तो नेगेटिव भी मिल जाता है ना। तो नेगेटिव भी हो सकता है। स्केलर्स जो क्वांटिटीज हैं वो सिंपल मैथमेटिक रूल से ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, उनका जोड़ना घटाना, उनका मल्टीप्लिकेशन गुना करना, डिवाइड उनका विभाजन करना, वो सिंपल मैथमेटिक रूल्स की हेल्प से उनको कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल नंबर्स की तरह ही वो ट्रीट की जाती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के साथ ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। वेक्टर क्वांटिटीज को आप सिंपल मैथमेटिक या ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें स्पेशल रूल की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, एक वेक्टर मैथमेटिक्स होती है, तो डिस्कस करेंगे इसको। ओके, क्यों ऐसा होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें कि समवन इज ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, 2 किलोमीटर ट्रेवल किए ईस्ट डायरेक्शन में, हमने बोल दिया नाउ ही टर्न्स राइट, अगर थोड़ा राइट पे टर्न करके वो नॉर्थ पे थोड़ा चले जाते हैं, या सॉरी लेफ्ट पर टर्न करके वो नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ फॉर एग्जांपल उन्होंने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया उन्होंने, तो डिस्टेंस ट्रेवल हमने किया तो हम सिंपल कह देते हैं जी 5 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट नाम की भी क्वांटिटी होती है, जो टोटल पाथ लेंथ नहीं, इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूर है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको जब हम मेजर करते हैं किसी सर्टेन डायरेक्शन के लिए, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो उस वेक्टर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सिंपल मैथमेटिकल रूल हमें काम नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ वेक्टर अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट होती है। अभी समझेंगे इसको आगे। एग्जाम्पल है कुछ, जैसे मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, टाइम है, डेंसिटी है, वर्क है, स्पेसिफिक हीट एंड मैनी मोर देन, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो सिंपल मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन हो जाती हैं, उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कुछ क्वांटिटीज हैं वेक्टर में, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, त्वरण, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, फोर्स, बल, मोमेंटम, संवेग होता है, टॉर्क आपका आघूर्ण, बल आघूर्ण बोल देते हैं उसको, और भी बहुत सारी क्वांटिटी इसमें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तभी थोड़ा सा ये हम क्लियर कर पाएंगे, कि एक एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन हम देते हैं, कैसे किसी डायरेक्शन के बेस पे फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम कोई दो क्वांटिटी हम ले लेते हैं, बड़ी पॉपुलर सी हैं दो क्वांटिटी, हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, लेट मी रब इट फॉर यू। ओके, दो क्वांटिटीज हम ले लेते हैं, जैसे हमने एक क्वांटिटी हमने ले लिया है डिस्टेंस, ठीक है, और एक क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिफरेंस कई बार कंफ्यूज करता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कई बार बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है क्या डिफरेंस है। हिंदी में हम इसको सिंपली कह देते हैं दूरी, और ये होता है हमारा विस्थापन। तो समझेंगे इसको अच्छे से। एक चीज समझिए कि मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट, एक और पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां से हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है, और एक पॉइंट है जहां पर आपको जर्नी अपनी फिनिश करनी है। तो इन दो पॉइंट के बीच में अगर कोई ट्रैवल या कोई यात्रा होती है, और आपसे सिंपल कहा जाए इन दोनों के पॉइंट के बीच की जो लंबाई है, दोनों का जो पाथ है, इसका लेंथ कितना है, यानी कि पथ की लंबाई हम इसको कह सकते हैं। तो जब हम इस पाथ लेंथ की बात करते हैं कि कितना ट्रेवल हुआ, टोटल ट्रेवलिंग लेंथ कितना है, ये कहलाता है हमारा डिस्टेंस या दूरी। इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल मैग्नीट्यूड चाहिए। हमने कहा ए से बी तक कुछ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, दैट इज 5 किलोमीटर, दैट्स इनफ फॉर अस, हमारे लिए इतना काफी है ना। तो इसके लिए कोई डायरेक्शन हमें चाहिए नहीं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा आपसे कहें कि किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक आपको जाना है, ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इस इनिशियल पॉइंट से बी की तरफ आपको जाना है, 1 सेकेंड, ए से बी की तरफ आपको जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए कुछ डिस्टेंस आप चले, फॉर एग्जांपल कहा गया कि टुवर्ड्स बी या बी की तरफ आप 2 किलोमीटर चले हैं। तो 2 किलोमीटर इस समय चलने में, ये 2 किलोमीटर आपका डायरेक्शन के साथ बताया जा रहा है कि बी की तरफ आप जा रहे हैं, तो इस समय ये डायरेक्शन के साथ क्वांटिटी होगा। टोटल डिस्टेंस तो कह सकते हैं, विद डायरेक्शन इसको हम कहेंगे। तो इस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है विस्थापन। दोनों का यूनिट सेम रहेगा, यूनिट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन चेंज किसका आ जाता है, डायरेक्शन का। यहाँ पर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है या डिस्प्लेसमेंट जो है, ये हमेशा इनिशियल पॉइंट से मेजर की जाती है, और इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, ये सबसे छोटा पाथ हो सकता है। अब मान लीजिए ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर आर सम अदर वेज, कि मानते हैं ए से बी तक जाने के लिए कुछ पाथ है हमारे पास, 1 सेकेंड, ए से बी तक जाने के लिए कुछ पाथ है हमारे पास, कोई पाथ हमारे पास 1 है, कोई पाथ 2 है ना, कोई पाथ हमारे पास 3 है। अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है हर एक पाथ का। एक पाथ 2 किलोमीटर का है, एक पाथ आपका फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर का है, और एक पाथ फॉर एग्जांपल आपका 5 किलोमीटर का है। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा ए से बी तक जाने के लिए, उसको हम जब मेजर करेंगे तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइनल पॉइंट के लिए कौन सा है, वो मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इनिशियल पॉइंट आपका ये है, और वापस आप बी से ए की तरफ चले भी आते हैं, वापस आ जाते हैं, तो अब हम अपने इनिशियल पॉइंट से आप कहीं कितना डिस्प्लेस हुए हैं, तो अब इनिशियल पॉइंट पर अगर आप वापस आ चुके हैं, तो इस समय डिस्प्लेसमेंट विल बी 0,
डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा यहाँ पर, 0 कहलाएगा। ओके, लेकिन अगर डिस्टेंस की मैं बात करूंगा तो डिस्टेंस तो टोटल ट्रेवलिंग लेंथ होता है। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर चले और 2 ही किलोमीटर वापस आ गए, तो टोटल डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर कहा जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, और ये इंडिकेशन भी मिल रहा है वेक्टर 0 भी हो सकता है। इसको 0 वेक्टर या हम नल वेक्टर भी कई बार कह देते हैं। जब वेक्टर की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये हमारे नल वेक्टर हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी स्टूडेंट्स, डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक हमेशा वैल्यू होती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, ऐसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है अगर हम बात करें, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार आप कह सकते हैं कि ए की अपोजिट आप जा रहे हैं, ठीक है, ए से सॉरी बी के अपोजिट आप जा रहे हैं, ए से ट्रैवल करके बी के अपोजिट आप जा रहे हैं, तो भी हम एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये कभी नहीं होगा नेगेटिव, ये हमेशा कितना होता है, ये पॉजिटिव होता है। ओके, और इनमें एक रिलेशन भी होता है हमेशा। एक चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से। एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन होता है कि अगर ए से बी का जो पाथ है, इसको थोड़ा सा एक बार और क्लियर थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा समझिए ध्यान से इसको। ठीक है, ए से बी तक के लिए आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, और ए से बी तक जो टोटल पाथ लेंथ है वो 5 किलोमीटर है, तो ये तो हमारा डिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए से बी की तरफ आप कितना चल सकते हैं, अगर हम ये कह के चलें कि ए से बी की तरफ चलना है, तो आप अधिकतम कितना चल सकते हैं स्टूडेंट्स, आप अधिकतम 5 किलोमीटर ही चल सकते हैं बी की तरफ। अगर मैं कहूं आप 7 किलोमीटर बी की तरफ चलते हैं, तो 5 किलोमीटर तो ए से बी तक का टोटल आपका लेंथ ही है। 7 किलोमीटर यानी कि अगले जो 2 किलोमीटर है, इनको फिर से डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं तो डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है। ओके, डिस्टेंस आपका इक्वल हो सकता है, ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं होगा, डिस्टेंस में भी ज्यादा हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह का साइन भी शो कर सकते हैं, इक्वल और ग्रेटर, यानी कि डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर। ये बात थोड़ा सा समझने वाली है, तो कई बार ये पूछे लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ये थोड़ा समझना है आपने। बिल्कुल यही सेम जो डिफरेंस आपको बताए हैं, यही स्पीड और वेलोसिटी के साथ भी होते हैं। ओके, स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और बिल्कुल डिस्टेंस की तरह से सेम पॉइंट होंगे। स्पीड भी आपकी 0 नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। वेलोसिटी जो है आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी आपका 0 भी हो सकता है। ओके, ये चीज हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे वर्क के केस में हम लोग कह देते हैं वर्क एक स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी अगर हम नेगेटिव वैल्यू लिख देते हैं नॉर्मल नंबर्स के लिए, तो वो एक केस बन जाता है कभी। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो उससे भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे नॉर्मल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के लिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स को एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, हम एक्सेलरेशन की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की बात करें, संवेग जिसको कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कैसे हम प्रदर्शित करें। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम एरो यूज करते हैं। एरो का जो लेंथ होता है ये बताता है मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण को, और ये जो हेड होता है ये बताता है डायरेक्शन को। ठीक, तो डायरेक्शन मतलब दिशा। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी विल पुट द एरो ऑन हिज हेड, आप उसके सर पर एक एरो साइन लगा देंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका बन जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ बुक्स के अंदर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि ये ना बोल्ड लेटर में बना देता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बुक्स के अंदर आपको अगर देखें तो एरो ही लगा करके देगा, वो कई बार ना सिंपल एक बोल्ड लेटर बना देता है और इंडिकेट कर देता है बुक के इंस्ट्रक्शन में कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कुछ बुक्स में ऐसा होता है सिंपल बार भी लगा देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। कुछ में आजकल ये भी चलन में आ गया है, ऐसे भी हम लिख देते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली हम ये यूज करते हैं क्योंकि ऑन पेपर हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट यही होता है। तो किसी भी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। यस, वेक्टर के कुछ टाइप्स भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फ्यू टाइप्स मैं ले रहा हूँ। जैसे है नेगेटिव वेक्टर। यस, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि कोई भी वेक्टर एक सेम मैग्नीट्यूड का हो,
ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो किसी वेक्टर के कंपैरिजन में। जैसे कोई वेक्टर हमने ए मान लिया, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो लिखा जाएगा माइनस से। इसको शो करें थोड़ा सा ऐसे कि मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारे पास ए है, वो पी किसी सर्टेन डायरेक्शन में है, तो इसका जो अपोजिट वेक्टर होगा, इसको रोटेट अगर कर दें, इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो ये हमारे लिए बन जाएगा नेगेटिव वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को अगर हम मिला दें, तो मिलाने से स्टूडेंट्स क्या होगा, यू विल हैव द जीरो वेक्टर, क्योंकि सेम वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो गया, तो उनका जो सम होता है वो जीरो बन जाता है। तो ये जो वेक्टर हमारा जो ऐड होकर के जीरो सम दे रहा है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव वेक्टर, या इसको ऋणात्मक सदिश हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। नाम से पता चल रहा है समान वेक्टर्स हैं, समान वेक्टर या समान सदिश इसको बोल देते हैं। कैसे होंगे समान, भाई सेम मैग्नीट्यूड हो जाए उनका, सेम डायरेक्शन हो जाए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और एक ही उनका मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, समान वेक्टर हो जाएंगे, अगर दो वेक्टर हमारे इस तरह से है। अगली कैटेगरी होती है को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, ये सह प्रारंभिक वेक्टर होते हैं, सह प्रारंभिक सदिश बोले जाते हैं। कैसे मतलब होता है इनका कि एक ही बिंदु से कॉमन पॉइंट है जहां से ये दोनों वेक्टर ओरिजिनेट होकर के दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई वेक्टर ए इधर ही जा रहा था, दूसरा वेक्टर वहीं से एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से उसको शो करके हम दिखा दें, तो ये हमारे लिए को इनिशियल पॉइंट बन जाता है कि दोनों वेक्टरों का एक ही कॉमन पॉइंट है जहां से ये आ रहे हैं। को टर्मिनल, को टर्मिनल का मतलब होता है दोनों वेक्टर एक ही जगह पर खत्म होकर, दोनों वेक्टर्स को अलग अलग आपने बनाया और टर्मिनेट उनको एक ही पॉइंट पर किया है, डायरेक्शन कुछ भी थी, ठीक है, ए की कोई जनरल डायरेक्शन थी, बी की कोई दूसरी डायरेक्शन थी, टर्मिनेट उनको एक ही पॉइंट पर आपने किया है, तो वो को टर्मिनल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्योंकि वेक्टर्स की ऑपरेशन करते समय ये बात थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है हमें कि को इनिशियल फॉर्म में लेना है उनको या को टर्मिनल बनाना है, ठीक है, तो टर्मिनेट सेम पॉइंट पर है। फिर होते हैं को प्लानर। को प्लानर का मतलब होता है समतलीय, एक ही तल में होंगे, तो इनको को प्लेनर हम कह देते हैं। एक ही प्लेन, प्लेन का मतलब होता है ना जैसे कि एक एक्स वाई प्लेन आपने बना दिया, तो एक ही प्लेन में अगर दोनों वेक्टर आप कंसीडर कर रहे हैं तो वो को प्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, समतलीय। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है समरेखीय, समरेखीय जो एक ही रेखा में हो, कोई पर्टिकुलर वेक्टर किसी सर्टेन डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो, कोई दूसरा वेक्टर है लेकिन उसी डायरेक्शन में है और एक ही लाइन में है, मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, देयर इज नो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये हमारे जो वेक्टर्स हैं जनरली क्या है, दीज आर द कोलिनियर। ओके, तो कोई एक दूसरा केस में ले लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन अभी भी एंगल जो है इनके बीच में नहीं बन रहा है, तो ये हमारा अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी है तब भी हम इसको कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पर इसको अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो इनके बीच में जो एंगल है ना वो 180 डिग्री कंसीडर किया जाता है। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्टूडेंट एकांक सदिश, ठीक है, नाम से थोड़ा ध्यान रखें, एकांक यूनिट, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है। ओके, कोई भी वेक्टर अगर हम लें, सिंपल कोई भी वेक्टर कंसीडर करें, तो वो वेक्टर किससे मिलके बनता है, अपने मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। उसकी डायरेक्शन को ये कैप वेक्टर से हम शो कर देते हैं, यानी कि ए कैप। तो ये जो ए कैप है जस्ट शोइंग द डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर इस ए कैप को अगर आप लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा वेक्टर ए ओवर ए, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। यानी कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है एकांक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो बन जाएगा एकांक सदिश। समझ पाए? या हम इसको कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर है, यूनिट मैग्नीट्यूड है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यानी कि सिर्फ डायरेक्शन ही बताएगा ये, और डायमेंशन इसका कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसकी एक यूनिट वैल्यू होती है, ठीक है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो सिर्फ इसका क्या होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट वैल्यू होगा, डायमेंशन नहीं होगा, केवल डायरेक्शन को शो करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड हमारे पास कोई हमने ले लिया, 3D प्लेन है, तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई वेक्टर है किसी सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब जब वेक्टर ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये फिजिकल क्वांटिटी, तो हो सकता है इसका कुछ इफेक्ट एक्स एक्सिस में हो सकता है कुछ इफेक्ट वाई एक्सिस में हो सकता है कुछ इफेक्ट इसका जेड एक्सिस में हो। तो ए एक्सिस में इसका इफेक्ट यानी इसका वैल्यू कुछ मान लेते हैं ए एक्स है, वाई एक्सिस में इसका वैल्यू ए वाई है और जेड एक्सिस में इसका वैल्यू ए जेड है। तो अब ए एक्स के लिए भी कुछ डायरेक्शन तो होना चाहिए ना, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस में इसकी डायरेक्शन है आई कैप, वाई एक्सिस में इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं जे कैप,
और z एक्सिस में इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं k कैप। तो ये जो i j k हैं दीज आर द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, लंबकोणीय एकांक सदिश हम इनको बोलते हैं, जो स्पेसिफाइड है स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो करने के लिए। x एक्सिस के लिए हमेशा i आप ले लीजिए, y के लिए j और z के लिए k। तो इस तरह से अगर हम a को रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन तो ये बन जाता है axi ayj एंड ये हो जाता है azk। ये वेक्टर की एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बन जाती है जो तीनों एक्सिस में ये शो किया जा रहा है। और आई जे के क्या है, इनके यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर है, यस, दोनों डायरेक्शन अगर देखें आप इनका तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये होते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कैसा होगा स्टूडेंट्स, वो मैग्नीट्यूड हमेशा इनका होता है 1। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड लिखें तो उसको 1 से रिप्रेजेंट हम करेंगे, चाहे आई का मैग्नीट्यूड की बात करो, जे का मैग्नीट्यूड की बात करो, के का मैग्नीट्यूड की बात करो। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हमेशा एक मोड में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी आपके पास वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसको एक मोड में हम ला देते हैं। और मोड का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, दो लाइनें पैरेलल लाइनों के अंदर उसको लिख देते हैं और ये एरो फिर आप हटा दीजिए। इसका मतलब सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, 1। चलिए, तो कुछ बेसिक सा हमने किया, एक दो टाइप और है देख लेते हैं। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, ये भी मैं बता ही रहा था आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो हमारा वेक्टर उस समय जीरो वेक्टर कहलाएगा। इसका एक थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिए इसको कि एक्स वाई प्लेन में हमारे दो पॉइंट है, एक पी पॉइंट है और एक पी डैश पॉइंट है। तो ओपी हमारा पोजिशन वेक्टर है, ठीक है ना, इसको पोजिशन वेक्टर का मतलब स्थिति सदिश बोल देते हैं। आर डैश हमारा ओपी डैश के लिए स्थिति सदिश है। तो मान लेते हैं पी से पी डैश तक के लिए एक पाथ अगर बनेगा तो कुछ अलग अलग पाथ यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, एक पाथ हम ले लेते हैं वाया ए, ठीक है, एक पाथ हम ले लेते हैं वाया बी। वही ए से भी होके जा सकता है, एक पाथ हमारा बी से भी होके जा सकता है। क्यों स्टूडेंट्स, तो अगर हम ए से बी की तरफ वाया ए जाते हैं तब अलग कुछ पाथ लेंथ होगा, वाया बी जाते हैं तब कुछ अलग पाथ लेंथ होगा। लेकिन अगर आप पूरा पाथ ट्रेवल करने के बाद ए वाया ए जाते हैं फिर वाया बी आकर के वापस पी पर पहुंच जाए, यानी कि अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाए, तो उस केस में क्या होगा आपका वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर होगा इनिशियल पॉइंट से, दैट विल बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में जो अगर हम कहें क्या होना चाहिए, तो दैट विल बी जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को हम नल वेक्टर कह देते हैं। तो जब हमारा वेक्टर का वैल्यू जीरो हो जाता है तो नल वेक्टर हम इसको कह देते हैं, या इस तरह से भी इसको समटाइम्स हम लिख देते हैं। ठीक है, अब जब नल वेक्टर, कोई वेक्टर हमारे पास है और उसका नल वेक्टर हम देखते हैं तो नल वेक्टर तब बनता है कि सेम वेक्टर आपका उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब कि एक वेक्टर ए था उसको रोटेट किया, मतलब डायरेक्शन उसका अपोजिट कर दिया, माइनस ए हो गया। ठीक है, इन दोनों को अगर आप सम करें तो सम करने के बाद आपको क्या मिलेगा, नल वेक्टर आपको मिल जाएगा। यानी कि एक सिंपल वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर जब ऐड कर दिया जाता है तो यू विल गेट द नल वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अगर आप किसी वेक्टर में अगर नल वेक्टर को ऐड करें, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, तो आप इसको सिंपल जीरो प्लस ए भी लिख सकते हैं या सिंपल ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो अगर जीरो नल वेक्टर ऐड करते हैं तो आपको वापस अपना वेक्टर मिल जाएगा। अगर आप किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं अपने नल वेक्टर में तो आपको नल वेक्टर ही मिलेगा। नॉर्मल जैसे मैथमेटिक ऑपरेशन होता है देखने में ऐसा ही है। और अगर किसी वेक्टर का जीरो से हम मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द नल वेक्टर, ये आपको मिल जाएगा। तो नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड उसका जीरो ही होता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये कुछ बेसिक से टाइप थे जो हमने डिस्कस किए। अब एक और चीज हम देख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, कि अगर किसी वेक्टर का किसी रियल नंबर से हम मल्टीप्लीकेशन कर दें। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर है आपके पास, जैसे हमने कहा 2 न्यूटन है। ठीक है, 2 न्यूटन तो फोर्स है ना बेटा, तो अब कुछ डायरेक्शन में हो सकता है इसका वैल्यू, मान लीजिए इसको हम लिखते हैं कि 2i है। ठीक है, 2i का मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लगा हुआ है, हम ऐसा बोल देते हैं। तो i तो यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लेते हैं मैं इसमें मल्टीप्लाई अगर करता हूँ किसी स्केलर नंबर का, मैं नॉर्मल स्केलर नंबर कोई 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू सिंपल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6i हम इसको लिख सकते हैं। तो नॉर्मल आपके स्केलर के साथ इसकी वैल्यू हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन के ऊपर ये इफेक्ट नहीं डालेगा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो मल्टीप्लाई कोई वेक्टर a के साथ करें किसी पॉजिटिव नंबर लैम्डा का, लैम्डा हम जनरली कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो गिव्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड बाय द फैक्टर लैम्डा। तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, सेम रहेगी एज दैट ऑफ द ए, जैसे फोर्स के केस में हमने देखा। अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। रिजोल्यूशन वेक्टर या इसको बोलते हैं वियोजन।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर का वियोजन थोड़ा समझने की रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने पीछे थोड़ा सा आपको बताया था कि अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर किसी डायरेक्शन में है, कंसीडर हम लोग कर लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई वेक्टर हमारा एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका कोई पर्टिकुलर एंगल मान लेते हैं एक्स एक्सिस से कुछ है, ओरिजिन से कुछ एंगल है, तो इस वेक्टर का कुछ इफेक्ट एक्स एक्सिस में होगा, डेफिनेटली ए एक्स, कुछ इफेक्ट इसका वाई एक्सिस में होना चाहिए ए वाई। तो इस तरह से एक एक्स वाई प्लेन के अंदर वेक्टर को हम दिखा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इजी करता हूँ, मान लीजिए थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल से समझाते हैं कि एक कोई बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स किसी सरफेस पे रखा है। तो सरफेस पे रखे बॉक्स की अगर फिजिक्स हम देखें तो क्या होगा, इसका वेट mg होता है बेटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करता है। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप लगाते हैं, सॉरी, कोई भी पर्टिकुलर फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप लगाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इस सर्टेन डायरेक्शन में हो जाता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक सर्टेन एंगल आपको मिलता है एफ एंड डी के बीच में बेटा। तो इसका मतलब जो फोर्स है आपकी ओरिजिन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस फोर्स का टोटल पार्ट इस डिस्प्लेसमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट यानी कि दो घटक आपको मिलने वाले हैं। एक घटक आपको मिलेगा कहाँ, ओरिजिन यानी कि क्षैतिज के लिए, एक घटक मिलेगा आपको वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर के लिए। दो वैल्यूज यहां पर मिलेगी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, फोर्स का कुछ वैल्यू तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जाएगा और कुछ वैल्यू आर के अलोंग चला जाएगा, यानी कि फोर्स आपका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लगेगा। तो ऐसे ही एक वेक्टर फोर्स हमारा कहलाता है। ऐसे एक जनरल वेक्टर हमने ए ले लिया, तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस में इसका इफेक्ट ए एक्स है और वाई एक्सिस में इसका इफेक्ट ए वाई है। तो अब एक्स एक्सिस के अलोंग एक फिक्स डायरेक्शन हम हमेशा मानते हैं, कितना हमने बताया था अभी, आई कैप हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे डायरेक्शन हम कितना ले लेते हैं, जे कैप ले लेते हैं। तो ये वेक्टर जनरली हमारा जो यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, तो कैसे हम लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे ए एक्स आई और इसको लिखेंगे ए वाई जे। ओके, अब इस वेक्टर को रिजोल्व करें कि ए एक्स का वैल्यू जनरली होना क्या चाहिए, ए एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, ए वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, या इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, या इसका डायरेक्शन ये थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, थोड़ा सा देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज करेंगे। एक परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो एक परपेंडिकुलर अगर हम डाल दें तो एक ट्राइंगल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मान लेते हैं ओ पी क्यू, एक ट्राइंगल आपको मिल जाता है। तो इस ट्राइंगल ओ पी क्यू में अगर आप चलें, इन ट्राइंगल ओपीक्यू में चलें, और यहां पर आप cos थीटा, चलिए पहले आप अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर हम चल लें तो cos थीटा अप्लाई करो, कितना होता है cos थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो ओपी का वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो ये तो ए एक्स है, और ओ क्यू का वैल्यू क्या है, ये हमारा वेक्टर ए है। हम ये मान लेते हैं कि जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो ए है, सिंपल। तो ए एक्स ओवर ए, तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास ए एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, ए कॉस थीटा। तो ये ए एक्स आपको मिल गया है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपको वैल्यू मिल गया है। दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल साइन आप लगा दें, ठीक है, इसी ट्राइंगल के अंदर साइन आप लगा दीजिए, साइन अगर आप लगाएंगे तो साइन का वैल्यू कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप लिखेंगे इसे पी क्यू ओवर ओ क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू कितना आप लेंगे, पी क्यू हमारा होना चाहिए ए वाई, ठीक है, ये बराबर है ए वाई के ही, तो ये हो जाएगा ए वाई, और ओवर ओ क्यू कितना है, ए है। तो यहाँ से ए वाई का वैल्यू कितना आना चाहिए हमारे पास, ये आ जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए वाई का वैल्यू हो जाता है। ये कहलाता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक। तो यानी कि ए एक्स और ए वाई के दोनों वैल्यू आपको मिल चुके हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर आप करें तो फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दें आप, तो क्या आपको मिलेगा, तो देख लेते हैं। आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स जो है सिर्फ एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन है वैल्यू ए का, कि ए का वैल्यू एक्स एक्सिस में कुछ ए एक्स है, और वाई ए का वैल्यू अलोंग द वाई एक्सिस ए वाई है। तो इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ये आप देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब राइट हैंड साइड से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर आपको मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,
और यहाँ पर ये आपको मिल गया है ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल गया है, कितना मिला है स्टूडेंट्स, ये मिला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका, आपके जो गिवन वेक्टर था, ठीक है, इसी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ द ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये परिमाण कहलाता है। तो परिमाण किसी भी वेक्टर का सिंपली अगर आई और जे फॉर्म में दिया या आगे के भी होता, उसको 3D में अगर हम देख लेते तो फिर वो ए जेड स्क्वायर प्लस एड इसमें हम कर देते हैं, उसके लिए 3D के लिए अलग प्रोसेस होता है। तो ये वैल्यू हम इसकी इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेंगे। अच्छा, डायरेक्शन की भी हम थोड़ा बात कर लें, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करें स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। सेकंड को फर्स्ट से अगर आप डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल यू गेट, तो आपको मिलेगा ए साइन थीटा ओवर ए कॉस थीटा इक्वल, ये कितना मिलना चाहिए स्टूडेंट्स, ये मिलेगा ए वाई ओवर ए एक्स। ए से ए कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर सीधा टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल आ जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहाँ से आप थीटा भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो थीटा जो एंगल आपका वेक्टर ए ओरिजिन से बना रहा था, तो उसको भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि कोई वेक्टर आपको सिंपली अगर गिवन किया है तो आप इसको इजिली कर सकते हैं। जैसे मैं एक और ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल में कि कोई वेक्टर आपको जर्नली दे दिया है, आपसे कहा गया है कोई वेक्टर 2i प्लस 3j वेक्टर है, तो आपसे कहा जाए इसका मापांक या हम कहते हैं इसको मोड या इसका परिमाण, ठीक है, फाइंड आउट कर दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का रिप्रेजेंटेशन होता है ये, ठीक है। तो ये जो वेक्टर ए आया है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। तो अगर ये फाइंड आउट आपसे करने के लिए कहा जाए तो हाउ विल यू कैलकुलेट, तो यस कर देंगे आप। तो सिंपल कैसे करेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आई का कोफिशिएंट इस वाले वेक्टर में हमारे कितना था, ए एक्स था, और जे का कोफिशिएंट कितना था, ए वाई था। तो इसी तरह से यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 2 है और जे का कोफिशिएंट 3 है। तो सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा और स्क्वायर रूट 13 जो भी वैल्यू आ जाए ये निकल आएगा। अच्छा, डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपसे टेन थीटा कहता है कि ए का डायरेक्शन निकाल दीजिए, है ना, किसी पर्टिकुलर ओरिजिन से, तो कितना होता है, इसका वैल्यू होता है ए वाई ओवर ए एक्स। तो ए वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है और ए एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा इनवर्स फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 10 का अगर वैल्यू कुछ होगा, जैसे कई बार 10 की जो हमारी नॉर्मल कॉमन वैल्यू होती है, ओके, मान लीजिए यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है ना, तो उस केस में tan थीटा का वैल्यू 45 हो जाता है, जो भी वैल्यू है उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो ये वेक्टर रिजोल्यूशन थ्योरी थी, वियोजन था, आपने पढ़ा कि किसी भी वेक्टर का वियोजन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर रिजोल्व जब होता है आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो हम उसके मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों कंपोनेंट्स को कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग। इस वेक्टर वाले चैप्टर को 2 पार्ट में हमें करना पड़ेगा, ठीक है, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज इसमें इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका आगे का प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कैसे होता है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, या उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस जो भी होंगे वेक्टर पे बेस्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो बच्चों लाइक भी कर दिया करो, मुझे भी पता रहता है कि आपको अच्छा लगा है। केवल देखने भर से ही काम नहीं चलता है, या थोड़ा सा देखा और छोड़ दिया, ऐसे भी काम नहीं चलता है, ठीक है। कुछ सीखना है तो प्रॉपर थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे। उम्मीद है आप अच्छे से कर रहे हैं, प्रिपेयर करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके स्टूडेंट्स, और हैव अ गुड डे, थैंक्स।